ओके सब बच्चा पार्टी अपन कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अपन ने देखा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के चलते यहाँ पे ये हो गया भाई साहब आपका u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, तो ये हो गया v2 माइनस v1, u1 माइनस u2, तो ये क्या बचेगा 1। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कल अपन ने देखा कि भाई साहब अगर आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका क्या हो जाएगा 1। ये तो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया आपका 1। क्लियर है भाई साहब, हमने कहां से ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाया है, कॉम्बिनेशन किससे किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों से ये लाया है। ठीक है, ओके, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो भाई साहब ई की वैल्यू 1। अगर पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 होगी, और अगर आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड yesterday in the real world। perfectly elastic और perfectly inelastic collisions are rarely possible। तो आपके रियल वर्ल्ड में एक्चुअली में ये होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस। आपने देखा रहेगा, आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, क्या ये बॉल टप्पा खाने के बाद बराबर वहां तक आती है, नहीं आती है भाई साहब। ठीक है, तो फिर तो बॉलिंग ही मुश्किल हो गया होता। अब देखो कि बॉलर अगर ऐसे डाल रहा है तो बॉल उतना ऊपर तक आना चाहिए, फिर तो सारा बाउंसर ही होता था, है ना। सो इट इज नॉट, आप देखोगे ज्यादा करके हमारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही होता है, अगर बॉल टप्पा करके उस इस हाइट पे आती है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑल कोलिजन्स आर बिटवीन 0 to 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्रैक्टिकली यही होता है। So as shown in the figure, when the ball collides such that E, the coefficient of restitution is greater than 0 but less than 1, it would bounce back but would not reach its original position। ठीक है, consider a ball that hits the ground with a velocity u in the downward direction। let the velocity after the collision be v, ये आपका वेलोसिटी हो गया। thus v1 is equal to v and u1 is equal to u। as the ground will remain always at rest, v2 की वैल्यू 0 और u2 की वैल्यू 0, coefficient of restitution in this collision is given as follows: E is equal to v2 minus v1 u1 minus u2। by substituting the values, तो अगर भाई साहब समझो, अगर कोई बॉल गिरा और गिरा ही रह गया, ऊपर नहीं आया भाई साहब, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या हो गया भाई साहब, आफ्टर कोलिजन दैट हैज बिकम 0। ठीक है, ओके, तो एज द ग्राउंड विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, अभी आप समझिए, ये ग्राउंड है, ये बॉल को आपने ड्रॉप किया। ठीक है, बॉल की वेलोसिटी है भाई साहब और ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, आप देखो भाई साहब, ग्राउंड की वेलोसिटी, तो बॉल की वेलोसिटी है, कंसीडर अ बॉल दैट हिट्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी u इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन बी v। तो आपका वेलोसिटी कोलिजन बी v, दस v1 की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका v1 का वैल्यू हो गया v, और u1 का वैल्यू क्या हो जाएगा u। ठीक है, क्लियर है, ओके। एज द ग्राउंड विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, तो यहाँ पे ग्राउंड और बॉल के दरमियान हो रहा है, ग्राउंड तो रेस्ट में रहेगा ना भाई साहब। ठीक है, तो उसका भाई साहब u2 भी 0 और भाई साहब v2 भी 0। समझ में आ रहा है ये, ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम निकाल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड। ठीक है भाई साहब, यही है ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, तो अभी अगर हम यहाँ पे करते हैं, v2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस v1। ठीक है, v2 की वैल्यू 0 है, माइनस v1 मतलब हो गया माइनस v। u1 की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे, u1 की वैल्यू ध्यान से देखो, u1 u रहेगी। ठीक है, ये इस वेलोसिटी से भाई साहब नीचे आ रहा है, माइनस u2 की वैल्यू भाई साहब कितनी होगी, ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये हो गया भाई साहब माइनस v बाई u। ठीक है, तो आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस e बाई u। क्या ये समझ में आ रहा है, माइनस e बाई u। मुझे बताओ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो आपने निकाला वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि आपने तो भाई साहब स्पेसिफिकली बोला है कि ई या तो 0 होगा, या तो भाई साहब लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होगा, या तो इक्वल टू 1 होगा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इन बिटवीन। तो लेकिन यहाँ पे तो ई आपका माइनस में आ रहा है, ये ई निकाला ना तुमने, यू शुड बी क्यूरियस टू नो, ये तो माइनस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, मतलब क्या ई का 0 से भी लेसर वैल्यू पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ये माइनस में कैसे आ रहा है। वेरी गुड, तो आपका डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, v का और u का डायरेक्शन अलग अलग है, माइनस यहाँ पे आ रहा है
लेकिन आप अगर सही तौर में देखेंगे तो v और u भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब खुद ये फ्रैक्शन ही नेगेटिव होगा और उसके सामने नेगेटिव तो मतलब पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? देखो v आपका क्या है, ऊपर की तरफ, इसको पॉजिटिव लिया आपने तो नीचे वाले को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, तो मतलब ये कायदे से ये माइनस होगा। तो v बाई यू आपका नेगेटिव फ्रैक्शन हो गया और नेगेटिव फ्रैक्शन के सामने एक और नेगेटिव तो दहेज में मिला है, तो आपका क्या हो जाएगा v बाई यू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है भाई साहब? क्लियर, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके। हाँ लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों बताइए, जल्दी बताइए। इसको रोज इधर ही बैठाएंगे, पता नहीं वो क्या नोटबुक में क्या करती रहती है, यहाँ पे बैठेगी ठीक है। ओके बोलो भाई साहब, नेगेटिव क्यों होगा? अरे चाची नेगेटिव क्यों होगा? देखो यहाँ पे नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि u के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, u आपने नेगेटिव लिया तो v पॉजिटिव होगा, u आपने पॉजिटिव लिया तो u नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव डिपेंड, क्योंकि v और u ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, चलिए ये सवाल आपका इंतजार करता हुआ, चलिए फटाफट। A ball is moving with a velocity of 5 meter per second in the downward direction as shown in the figure. After collision with a surface having a value of coefficient of restitution E is equal to 0.6, it bounds back with a velocity of v meter per second. Find the rebound velocity of the ball. Velocities are constant. बोलिए 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 भाई साहब, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। तो कोफिशिएंट ऑफ, आपको भाई साहब नहीं याद है ना फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कैसा होगा भाई साहब? u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v बना v2 माइनस v बना अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू e। ठीक है, ये हो जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे v2 मतलब किसका वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी, इस सरफेस का वेलोसिटी विच इज हाउ मच, 0। ठीक है, और v1 मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, किसका, बॉल का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सो बॉल का फाइनल वेलोसिटी कितना आया भाई साहब, v। समझ में आता है भाई साहब? u1 क्या है, इसका वेलोसिटी, बॉल के नीचे आने का वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा भाई साहब u। ठीक है, माइनस u2 क्या है भाई साहब, इसका वेलोसिटी, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी इस प्लैंक का जो 0 है। ठीक है, तो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, माइनस v बाई यू हो गया। समझ में आता हूं? ठीक है, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी इक्वल टू माइनस v बाई यू। माइनस v भाई साहब आपका कितना हो गया यहाँ पे, नहीं मालूम। ठीक है, माइनस v, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको कितना दिया हुआ है, 0.6। 0.6 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू इज 5। ठीक है भाई साहब, नीचे आ रहा है तो क्या इसका माइनस ले लेंगे हम, नीचे आ रहा है तो माइनस ले लेंगे हम इसको, ये माइनस हम कैंसिल हम, तो v की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 0.6 into 5, that is 3 मीटर पर सेकेंड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और बराबर इसका पॉजिटिव भी आया है, तो 3 मीटर पर सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर हो। समझ में आता हूं शर्मा जी, क्लियर की नहीं भाई साहब? चलिए भाई साहब, सवाल इंतजार कर रहा है आपका, कि वही है क्या? नहीं, ओके ओके, नो नो प्रॉब्लम, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। A ball is moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड अ सरफेस इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन
with a velocity of 1 meter per second as shown in the figure. After colliding with the surface that is having a value of coefficient of restitution, the ball is moving and on a surface. अच्छा surface भी भाई साहब अभी move कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब u1 की वैल्यू कितनी? इसको अगर मैंने u1 ले लिया तो 5, अच्छा u1 की वैल्यू 5 की -5 नीचे की तरफ जा रहा है ना 5 मीटर पर सेकेंड, और u2 की वैल्यू कितनी? u2 की वैल्यू यस 1, क्या पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव 1 मीटर पर सेकेंड, समझ में आता है भाई साहब? ओके ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको कितना दिया हुआ है? 0.6. आफ्टर कोलाइडिंग विद द सरफेस दैट इज हैविंग अ वैल्यू, द बॉल रिबाउंड्स बैक विद द वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड. तो आपका भाई साहब बॉल ऊपर गया है, ठीक है? तो आपका v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव v, है कि नहीं भाई? ऊपर जा रहा है ये टकराने के बाद, ठीक है? तो पॉजिटिव v हो गया v1 की वैल्यू, किसकी? बॉल की वैल्यू. ओके, फाइंड द रिबाउंड वेलोसिटी. तो आपको भाई साहब रिबाउंड वेलोसिटी निकालना है. चलिए फटाफट फटाफट. अब पेन नहीं मिल रहा है, पीछे तो पेन लेकर ही बैठी रहती हो भाई साहब तुम. देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है भाई साहब? आपका u1 माइनस सॉरी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है? v2 की वैल्यू कितनी है? v2 की वैल्यू है भाई साहब v, ठीक है? ओके, v1 की वैल्यू नहीं मालूम. v1 मतलब प्लैंक नहीं, v2 की वैल्यू, v2 मतलब प्लैंक की वैल्यू है ना. चलिए v1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? v1 की वैल्यू आ गई v, और ये पॉजिटिव है, ठीक है? ओके, u1 की वैल्यू बताइए कितनी है? -5, ठीक है? u2 की वैल्यू कितनी है? -1. अब बताइए मुझे v2 जितना था उतना ही होगा ना. यहाँ पे ये प्लैंक जो है ऊपर जा रहा है, तुमको अगर बोला है कि कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वो उतना ही रहेगा भाई साहब. एक पूरा फ्लोर ऊपर जा रहा है, एक बॉल उसमें टप्पा खाकर जाएगा तो क्या ही कर लेगा उसका? कुछ नहीं. इट इज गोइंग टू मूव विद द सेम वेलोसिटी अपवर्ड्स, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी v2, मतलब कितने से ऊपर जा रहा है? ये भाई साहब 1 ही रहेगा, 1 माइनस v, ठीक है? यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो गया? 0.6. ये हो गया भाई साहब आपका -6, 1 माइनस v, तो ये हो गया आपका -3.6. इससे इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 माइनस v, तो आपका भाई साहब यहाँ पे v का वैल्यू कितना हो गया? 1 प्लस 3.6 दैट इज 4.6, ठीक है? 4.6 मीटर पर सेकेंड, और बराबर पॉजिटिव आया, मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके, क्या हो गया ये भाई साहब? ठीक है, क्लियर है भाई? कंफ्यूज मत हो. अरे अम्मो इसको दिया ही नहीं तो ये क्या? अरे वो प्लैंक है भाई साहब, उसमें एक बॉल के टप्पा खाने से उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. इतना बड़ा सरफेस है, वो ऊपर जा रहा है. इसको ऐसे सोचो कि तुम किसी लिफ्ट में हो, और लिफ्ट में एक बच्चा भी है जो एक छोटा सा यू नो लेट्स से फुटबॉल या कुछ भी जो बॉल आता है वो वैसे उसने लिफ्ट में ऐसे मारा, तो क्या लिफ्ट डगमगा जाएगा? नहीं ना भाई साहब, देयर विल बी नो इम्पैक्ट. ऐसा ही हो रहा है, ये प्लैंक ऊपर जा रहा है, उस पे इसने बॉल ड्रॉप किया है, प्लैंक के वेलोसिटी में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर है? इट विल रिमेन द सेम. So that's a logic that you will have to apply. Okay, oblique collision भाई साहब. In this, a pair of equal and opposite impulses act along the common normal direction. The momentum of the individual particle changes along the common normal direction. ठीक है? No component of impulse acts along the common tangent direction. The linear momentum of the individual particles remains unchanged along this direction. Okay? The net impulse on the system is zero during the collision. तो net impulse भाई साहब क्या हो जाएगा सिस्टम पे? Zero during the collision. ठीक है? आपका कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन है. इन दिस a pair of equal and opposite impulses act along the common normal direction. तो ये आपका भाई साहब एक कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन है, और दो पेयर इक्वल impulses act.
the momentum of the individual particles changes along the common normal direction. The net momentum of both the particles remains conserved before and after. The coefficient of restitution can be applied along the line of impact. ये line of impact है भाई साहब, ठीक है? This is the line of impact, ठीक है? Normal के perpendicular. Steps to solve problems based on oblique collision. Break down the velocities of the colliding bodies into components along the line of impact and perpendicular to it. तो line of impact पे LOI में और उसके परपेंडिकुलर में आप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दीजिए. राइट द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो m1 u1 प्लस m2 u2 की जो वैल्यू है इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये किसमें डाली आप? लाइन ऑफ इम्पैक्ट में. राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड सब्स्टिट्यूट. ठीक है. वेलोसिटी अलोंग द कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड और द वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट बिफोर द कोलिजन will be equal to the velocity after the collision. करेंगे ये तीन स्टेप, ये चार स्टेप्स हैं आपको जो करने हैं. विल डू सर्टेन प्रॉब्लम्स हियर, ठीक है. चलिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है अ बॉल ए मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड collides with another ball B that is at rest. ये भाई साहब रेस्ट पे है as shown. If both the balls have the same mass and their coefficient of restitution E is equal to 1, मतलब क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है. Then find the velocity of the ball A after the collision. Take the angle between the line of impact and the velocity of A as 30 degrees just before and after the collision. यहाँ पे, ठीक है. So ये एक बॉल है जो इसको ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, 30 डिग्रीज. ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है. लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ इसका एंगल 30 डिग्रीज का हो रहा है. ओके, तो कंसीडर, अभी देखो ए बी को स्ट्राइक कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये भाई साहब आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है. और क्या बोला है आपको? देखो, टेक द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ ए एज 30 डिग्रीज. अभी ए जा रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ ए इज दिस और ये आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ ए इस तरफ है और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है. समझ में आ रहा है? ए ऐसे जा रहा है और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है. तो ए इसके साथ टकरा रहा है, ये एंगल आपका 30 डिग्री का है. तो आप दो वेलोसिटीज निकालेंगे जैसे आपको स्टेप में दिया हुआ है, एक अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है. राइट द इक्वेशन ऑफ ब्रेक डाउन द वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज इनटू कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू इट. तो दो में आपको निकालना पड़ेगा. ये पहला स्टेप हो गया भाई साहब, ठीक है. ये जो u है विच इज द वेलोसिटी ऑफ a, it will have two components along the line of impact which is basically between A and B and perpendicular to the line of impact. So along the line of impact, इधर ध्यान देंगे मैडम, along the line of impact ये हो गया u. along the line of impact कितना हो जाएगा? u cos 30 और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका u sin 30. क्या ये समझ में आ रहा है? तो पहला स्टेप आपने कर लिया. आपने क्या किया है कि वेलोसिटी को ब्रेक डाउन करना है along the line of impact and perpendicular to the line of impact. So we have found these two velocities. ठीक है. Consider rightward direction as positive x-axis and upward direction as positive y-axis. Break down the velocities of the colliding bodies into two components along the line of impact and perpendicular to the line of impact. तो यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया along the line of impact. अभी आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है? ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो ये ऑब्वियसली इधर मूव किया और ये भी आपका इधर मूव किया. दिस हैज मूव विद द वेलोसिटी v2. क्योंकि वेलोसिटी किस तरफ होगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ ही होगी. आपने कैरम खेला है कभी? तो कैरम जब आप इसको स्ट्राइक करते हैं तो आपने देखा है कभी ऐसे जा रहा है, आपने इसको ऐसे मारा लेकिन ये ऐसे गया. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है. इसका मतलब क्या है? आपका वेलोसिटी भाई साहब इस तरफ था लेकिन उसको लगने के बाद, स्ट्राइकर से लगने के बाद वो इस तरफ चला गया. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट में वो गया है, ठीक है. ओके, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट भाई साहब क्या क्या वेलोसिटी हो जाएगी? देखो, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ये कितना हो गया भाई साहब आपका u cos 30, है ना. तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर कोलिजन u1 की वैल्यू कितनी है? u cos 30, ठीक है. दैट इज 4 into अंडर रूट 3/2, दैट इज 2 under root 3 मीटर पर सेकेंड. तो आफ्टर कोलिजन क्या है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट? v1 मीटर पर सेकेंड. किसका भाई साहब? a का. समझ में आ रहा है भाई साहब? अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट क्या है भाई साहब? देखो सिंपल, यहाँ पे कितना है अलोंग द टेंजेंट बिफोर कोलिजन? ये क्या है? u sin 30 है, ठीक है. u sin 30 दैट इज 4 into this. और आफ्टर कोलिजन भाई साहब क्या हो जाएगा? वही रहेगा u sin 30 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. क्या ये समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा ही रह जाएगा आपका भाई साहब? बताइए. व्हाई विल इट नॉट चेंज अलोंग दिस? ये में यहाँ पे भी जितना रहेगा इतने भी यहाँ पे भी रहेगा, क्यों चेंज नहीं होगा?
ये इधर जा रहा है, टकराया, टकराने के बाद इसका देखो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट इधर है, ठीक है, इसमें ये वाला तो नहीं टकराया ना, इसके साथ कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ है, सो इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है, अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट, सो इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। अभी हम बॉल बी पे आते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉल बी आपकी रेस्ट पे थी, तो 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आफ्टर कोलिजन आपने मान लिया ये v2 है, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट क्या था भाई साहब, जीरो, और आफ्टर कोलिजन भी ये जीरो रहेगा, अलोंग द टेंजेंट दोनों भी चेंज नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है, अलोंग द टेंजेंट ये भी चेंज नहीं हुआ है और ये भी चेंज नहीं हुआ है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये चेंज हुआ है 0 से v2 और ये चेंज हुआ है 2 से 2√3 से भाई साहब v1, ठीक है, ओके ओके ओके, तो आपका देखो ये स्टेप था, दीज आर द स्टेप्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। तो पहले आपने क्या किया भाई साहब, ब्रेक डाउन करना है कोलाइडिंग बॉडीज को along the line of impact and perpendicular to the line of impact, then write down the equation of conservation of linear momentum along the line of impact। इसको लिखने के लिए आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करना है, ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ, तो आप भाई साहब अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अभी आप लिखेंगे भाई साहब कौन कौन से वेलोसिटीज को उठाएंगे, ये वाला वेलोसिटी, ये हो गया आपका m1u1 और ये हो गया आपका m1v1, ये हो गया आपका भाई साहब m2u2 और ये हो गया आपका भाई साहब m2v2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, तो आपका भाई साहब m1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू, एम की वैल्यू तो भूलिएगा भाई साहब, कितना था भाई साहब, बॉल ए, ठीक है, दोनों का सेम मास है, तो आपका देखो यहाँ पे सेम मास है, तो यहाँ पे u1 की वैल्यू कितनी है, 2√3, है ना, ओके ओके ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका m1u1 मतलब m इंटू 2√3 प्लस m2u2, ठीक है, m2u2 मतलब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो m2u2, u2 पे आ जाइए भाई साहब, यहाँ पे u2 कितना है, जीरो है, ठीक है, क्लियर है, तो दिस विल बी m1v1, m1v1, m1v1 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, m1v1 और m2v2, है ना, तो यहाँ पे आपका हो गया देखो 2√3 इंटू m प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, तो सबका मास सेम ही है, तो हमने डिवाइड कर दिया भाई साहब इसको m से, तो हमको क्या क्या मिल जाएगा, 2√3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक है, तो v1 प्लस v2 हो गया भाई साहब 2√3। अभी हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लिखना है आपको, ठीक है, तो V2 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, V2 की वैल्यू नहीं मालूम, V1 की वैल्यू भाई साहब आपने वैसे ही रखी, और U1 माइनस U2, तो U1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2√3 माइनस U2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, जीरो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0.6 शायद दिया हुआ है, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आपका भाई साहब 1 दिया हुआ है, ठीक है, सो दिस विल बी, अभी इन दोनों को ऐड कर लो भाई साहब, क्योंकि आपको यहाँ पे V2 माइनस V1 मिला हुआ है, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2√3, तो ये हो गया आपका v1 प्लस वी2 इज इक्वल टू 2√3, या हम बोल सकते हैं v2 प्लस वी1 इज इक्वल टू 2√3, और ये v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे भी 2√3, यहाँ पे भी 2√3, कैसे हो गया भाई साहब, ठीक है, ऐड कर लेते हैं भाई साहब, ये 2√3 इनको हमने ऐड किया अगर, तो ये हो गया 2v2 इज इक्वल टू 4√3, ये कैंसिल हो गया, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3, और v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, v1 की वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियसली जीरो, ठीक है, दिस शोज दैट द बॉल ए हैव अ वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन ओनली दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, as the tangent direction is inclined at an angle of 60 degree with the x axis, the velocity vector is written as va की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 2 cos 60 i cap, ठीक है, 2 तो आप देखो यहाँ पे कितना आ गया वेलोसिटी, this shows that the ball A have a velocity component along the tangent direction only, क्योंकि आपका भाई साहब v1 का वैल्यू, ये आपका v2 का वैल्यू आया है, ठीक है, और आपका v1 का वैल्यू कितना आ गया है, जीरो, v1 की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई है, जीरो, v2 की वैल्यू भाई साहब कितनी आई है, 2√3, ठीक है, this shows that ball A has a velocity component along the tangent direction only that is equal to 2 मीटर पर सेकंड, क्या ये समझ पा रहे हैं कैसे आया ये, tangent डायरेक्शन में क्यों है, tangent डायरेक्शन में ही क्यों है,
अरे यहाँ पे देखो वेलोसिटीज क्या क्या है, कंफ्यूज मत होइए। देखो यहाँ पे आपका क्या दिया, आपका v1 और v2 का वैल्यूज आ गया, ठीक है। v1 और v2 की वैल्यूज आ गई। v1 की वैल्यू कितनी आई है, हाँ 0 है ना। v1 की वैल्यू आ गई भाई साहब आपकी 0, और v2 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, नहीं यार v1 की वैल्यू कहाँ 0 आई है, हाँ v1 की वैल्यू 0 आई ना भाई साहब। तो v1 की वैल्यू 0 आई है और v2 की वैल्यू आई है 2√3, ठीक है। ओके सो आपका भाई साहब v1 की वैल्यू कितनी आ गई है 0 मीटर पर सेकेंड, और v2 की वैल्यू कितनी आई है 2√3, ठीक है। आपका u sin थीटा बराबर रहा, और u sin थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, u sin जो भी है आपका, देखो ये वाला आपका यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे भी रहेगा। इसका मतलब अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका वेलोसिटी 0 हो गया है, ठीक है, और सिर्फ इसमें ही मेंटेन हो रहा है। इसका भाई साहब v2 का वैल्यू आया है 2√3, ठीक है। ओके सो वी गेटिंग दीज आंसर्स इज कंफर्मिंग, तो v1 की वैल्यू हो गई 0। So this shows that the ball have velocity component along the tangent direction only, which is equal to 2 meter per second. ठीक है? As the tangent direction is inclined at an angle of 60 degree with the x-axis. तो tangent direction देखो कैसा है, ये obviously x-axis के साथ कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। तो इसके along कितना हो जाएगा, इसका component अगर हम निकालेंगे 2 cos 60, ठीक है, 2 into 1/2, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 cos 60, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। ओके तो VA की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2 cos 60 I cap along the x axis and 2 sin 60 proper y axis में, तो ये हो गया 2 cos 60 I cap plus 2 sin 60 j cap, तो I plus √3 j cap, ठीक है। This option B will be correct option. In oblique collision, when the masses of the colliding bodies are the same, they exchange their velocities along the line of impact. इसको लिख लीजिए, ये भाई साहब आपके oblique collision में क्या, head on collision में भी ये applicable होगा, ठीक है। This will be applicable to head on collisions as well, in oblique as well as head on collisions. This will be applicable. ओके तो ये था आपका ऑब्लिक कोलिजंस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव, वर्क और एनर्जी। सीबीएसई में वर्क एनर्जी दूसरा चैप्टर ही है, लेकिन आपके उधर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसको ठूस दिया है, ठीक है। खैर अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, तो वी विल हैव टू गो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फुल्ली, ठीक है। ओके तो वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, आपका भाई साहब वी हैव टू अंडरस्टैंड वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। तो आपका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, दीस आर थिंग्स दैट वी विल लर्न। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी मूविंग बॉडी का ही काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। ओनली अ मूविंग बॉडी विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी। एनी द एनर्जी व्हिच इज possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये भाई साहब है क्या, स्केलर क्वांटिटी है, इसका भाई साहब जूल्स में मेजरमेंट होता है, और स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। एनर्जी डजंट हैव एनी डायरेक्शन, ठीक है। सिंस द मास इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इज ईदर 0, ठीक है। भाई देखो आप क्या कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, हाफ mv स्क्वायर तो कर रहे हो, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और v स्क्वायर भाई साहब आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता। v चलो हमने नेगेटिव मान भी लिया, लेकिन v स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए आपका काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। और जो चीज नेगेटिव हो ही नहीं सकती उसको हम वेक्टर असाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। ओके since the mass is always positive and the square of the velocity is either 0 or positive, the kinetic energy is either 0 or positive, ठीक है। since the velocity depends on the frame of reference, the kinetic energy is also a frame dependent quantity, ठीक है। ये फ्रेम पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, कहां से आप वेलोसिटी को देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, सो ऑब्वियसली आपका काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। लेट अस सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट नेचर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल this is a person who's riding a cycle and this is a person who's observing him. So in respect, with respect to this person, this is moving with a velocity v. With respect to this person, this is moving with a velocity v. But what about these two? They are stationary, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं, ये इसके रिस्पेक्ट में विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ये इसके रिस्पेक्ट में विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, बट विद रेफरेंस टू दीज टू दे आर नॉट मूविंग, ठीक है। ओके
Let us consider a truck moving with velocity v and a boy riding a bicycle with the same velocity on a parallel road. Let us consider another boy standing on the side of the road and watching both the truck and the boy on the cycle. Okay, so आपका kinetic energy of the truck absorbed by different observers. तो boy riding the bicycle kinetic energy भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं. अगर रिलेटिव वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा. ठीक है, इट विल नॉट बी पॉसिबल. तो बॉय स्टैंडिंग ऑन द रोड, इसके हिसाब से भाई साहब हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ओके. As the relative velocity of the truck with respect to the bicycle is zero, the boy riding the bicycle will observe that the kinetic energy of the truck is zero. ठीक है, ओके ओके ओके. कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, n पार्टिकल्स, सबके मासेस क्या है, m1 m2 से लेकर भाई साहब mn तक, और सबकी वेलोसिटीज क्या है, v1 v2 से लेकर vn तक. Let the total kinetic energy of the system be Ks. ठीक है, the total kinetic energy of the system is the summation of the kinetic energies of the individual particles. सबका हम individual particles को ऐड कर लेंगे तो total kinetic energy आ जाएगा. The linear momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity. कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं. P is equal to m into v. The SI unit of linear momentum is kg meter per second. ये आपका m into v मतलब ये kg और ये हो गया भाई साहब मीटर पर सेकेंड. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें वेलोसिटी है. ठीक है, ओके. लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव विद अ लीनियर वेलोसिटी v. काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब इसकी? हाफ एम वी स्क्वायर. अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और जिसकी लीनियर वेलोसिटी v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, ओके. अभी अगर हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पे k है, k इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर. दोनों को हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी. ठीक है, सो दिस विल बी m इनटू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हाफ p का स्क्वायर, ये हो गया m इंटू k. ठीक है, तो आपका भाई साहब p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km. p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km. p की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2km. ठीक है, p की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2km और k की वैल्यू क्या हो जाएगी? p स्क्वायर बाई 2m. p स्क्वायर बाई 2m. ठीक है, क्लियर है? If the kinetic energy of the body is increased by 300%, then what will be the percentage change in momentum? चलिए इसको कीजिए भाई साहब फटाफट. हेलो.